हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट मैकेनिज्म अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। देखिए, अभी तक हम लोगों ने बीओपी एडजस्टमेंट अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट डिस्कस किया है। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोगों को बीओपी एडजस्टमेंट मैकेनिज्म अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मिल जाएगा, तो प्लीज पहले उसको देखें फिर आज के लेक्चर को देखें। देखिए, अगर आज के लेक्चर की हम बात करें, दैट इज द बीओपी एडजस्टमेंट अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, सॉरी अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे सिलेबस में भी देखिए, सिलेबस में जो आप लोगों से यूपीएससी ने पूछा हुआ है वो क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट ऑल्टरनेटिव एक्सचेंज अप्रोचेस। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की अप्रोच कर ली है। अब हमें क्या करना है, जब यहाँ पे उन्होंने ऑल्टरनेटिव अप्रोच लिखा है तो हमें सेकेंड अप्रोच करनी है, दैट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो यहाँ पे अगर आप लोग सिर्फ ऐसे पढ़ेंगे जैसे प्राइस वर्सेस इनकम, इनकम एडजस्टमेंट अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ऑल्दो आपको यहाँ पे तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का कहीं पे भी मेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन जब यहाँ पे पूरा पढ़ेंगे आप सी पार्ट को तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस दिया हुआ है। तो ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस में आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी आता है, तो इसीलिए हमें वो भी करना है आज की क्लास में। क्लियर? अब हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो सबसे पहले हमें दो चीजों पे क्लैरिटी होनी चाहिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट क्या होता है और नंबर टू इज द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को क्या याद रखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एडजस्टमेंट क्या होता है। जब आपका अकाउंटिंग बैलेंस इज प्रोड्यूस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। देखिए, मैंने आप लोगों को जब लास्ट लेक्चर भी लिया था मैंने आपका, तो मैंने आप लोगों को वहां पे क्या समझाया था, वहां पे जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट देखते हैं, अपनी अपनी नोटबुक्स में निकालिए बीओपी अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में हम लोग क्या क्या देखते हैं, मैं आप लोगों के साथ ड्रॉ भी कर देती हूँ, यहाँ पे आप लोग भी ड्रॉ करिए साथ साथ। गुड्स, देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट के जितने भी कंपोनेंट्स है दैट इज द गुड्स अकाउंट, सर्विसेज अकाउंट, फिर यूनिलेटरल ट्रांसफर अकाउंट, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट, फिर हमारा क्या आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल अकाउंट, देन हमारा क्या था एक और जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, इंटरनेशनल लिक्विडिटी अकाउंट। और मैं आप लोगों को यहाँ पे ये भी बता दूं, जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल अकाउंट लिखा, काफी टाइम कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे लिख के शॉर्ट टर्म की जगह क्या लिखते हैं, एरर एंड ओमिशंस। अगर आप लोग एरर्स एंड ओमिशंस पढ़े तो भी गलत नहीं होगा ये, क्योंकि शॉर्ट टर्म जो कैपिटल अकाउंट है वहां पे हमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा मिलती है। दैट्स वाई काफी अकाउंट्स में क्या लिखा होता है यहाँ पे, एरर्स एंड ओमिशंस। नाउ हियर वी हैव क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या है, रिसीट। और डेबिट, डेबिट का मतलब क्या है, पेमेंट। अब यहाँ पे देखिए, हम वही वैल्यूज ले रहे हैं जो हम ऑलरेडी अभी तक जितने भी टेबल्स बनाए हैं, सेम टेबल मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए बना रही हूँ। गुड्स अकाउंट में अगर क्रेडिट 1500 आ रहा है, मतलब रिसीट्स 1500 आ रही है और पेमेंट कितनी जा रही है, 800 रुपए फॉर एग्जाम्पल। अभी देखिए, अगर अभी हम इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में हमारे पास क्या आएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में लास्ट जो अकाउंट हमारा फाइनल अकाउंट है दैट इज द बीओपी अकाउंट। यहाँ पे क्रेडिट साइड पे हमारे पास 3500 आएगा, बट अगर डेबिट साइड की बात करूं तो मैं यहाँ लिख देती हूँ डेबिट साइड का, डेबिट साइड में आ रहा है हमारा 3350। तो यहाँ पे मुझे इन दोनों को अगर बैलेंस आउट करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ऑन द डेबिट साइड मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 150 ऐड करना पड़ेगा, ताकि क्या हो पाए, मेरा जो बीओपी है वहां पे अल्टीमेटली 3500 और 3500 आ जाए। क्योंकि अगर मैं 150 नहीं डालती तो इस समय क्या है मेरा, इस समय
हमारी रिसीट्स ज्यादा है एज कंपेयर टू पेमेंट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, डिसइक्विलिब्रियम है। लेकिन आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में क्या होता है, हमेशा बैलेंस आता है। ठीक है, मतलब हमें क्या है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इक्विलिब्रियम की हम बात नहीं कर रहे, वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीओपी, कि जो आपका फाइनल क्रेडिट एंड डेबिट स्टेटमेंट में आएगा, जो बीओपी अकाउंट बनाया जाता है, वहां पे क्रेडिट एंड डेबिट साइड में दोनों क्या होता है, दोनों वैल्यूज बराबर होती है। तो हमें अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट को इस केस में बराबर करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 3500, यहाँ पे भी 3500, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 150 ऐड करना पड़ेगा। और जब मुझे 150 ऐड करना है तो मैं यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगी 3500 की जगह, यहाँ पे मैं 3500 लिखूंगी। फाइनली जो क्रेडिट एंट्री और डेबिट एंट्री होती है हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में, वो इक्वल होती है जो फाइनल एंट्री है। तो यहाँ पे जब हमने 150 ऐड किया यहाँ पे इंटरनेशनल लिक्विडिटी अकाउंट में, तो इसका मतलब क्या है, हमने क्या किया, जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में बैलेंस आया, वो किसकी वजह से आया, वो कुछ ऐड करने की वजह से आया। ये जो ट्रांजैक्शन है 150, ये हमारी कौन सी ट्रांजैक्शन है, दिस इज नोन एज अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। तो ये यहाँ पे ये क्या है, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। अगर आपका अब जो बीओपी बैलेंस आया, क्योंकि नॉर्मली क्या होना था, अगर मैं ये 150 नहीं लिखती तो यहाँ पे मेरा क्या आना था, यहाँ पे मेरा आना था 3350। ठीक है, यही आना था, मतलब बैलेंस तो नहीं होना था। अब यहाँ पे मेरा जो 3350 की जगह क्या आया 3500, ये क्यों आया, बिकॉज ऑफ दिस अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। मैंने 150 रुपए ऐड किए ऑन द डेबिट साइड, बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजेक्शन मुझे फाइनली क्या मिला, मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस मिला। ठीक है, तो बीओपी बैलेंस अगर आपका अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन की वजह से आए तो हम इसको क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में, दिस इज नोन एज बीओपी सेटलमेंट। इसको आप लोग क्या कहते हो, बीओपी सेटलमेंट। लेकिन समहाउ अगर ऐसा होता, यहाँ पे हमारी अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन ना होती, मतलब जो आपका यहाँ पे 150 था, यहाँ पे 150 नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल ये जो 150 था, अगर मैं यहाँ पे कर दूं 680 और यहाँ पे 500 करूं, तब भी आपका टोटल क्या आएगा 3500। लेकिन अब जो 3500 आपका आया वो क्यों आया, विदाउट अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। क्या मैंने यहाँ पे कोई वैल्यूज लिखी इंटरनेशनल लिक्विडिटी अकाउंट में, तो अब मेरा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस है दैट इज 3500 ऑन द क्रेडिट एंड द डेबिट साइड, जो इक्वल वैल्यूज आ रही हैं वो किसकी वजह से आई, विदाउट द यूज ऑफ अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, मतलब जो अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन क्या है, जो मैं इंटरनेशनल लिक्विडिटी अकाउंट में लिख रही हूँ, चाहे मैं क्रेडिट साइड पे लिख रही हूँ चाहे डेबिट साइड में लिख रही हूँ। तो यहाँ पे अगर विदाउट द अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन आएगा तो हम इसको क्या कहेंगे, इट इज नोन एज बीओपी एडजस्टमेंट। तो अब आप लोगों को समझ आया, जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट कह रहे हैं तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि फाइनली जो हमारा बीओपी एडजस्टमेंट आना, सॉरी बीओपी बैलेंस आना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, वो विदाउट द यूज ऑफ अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। अगर लेमन लैंग्वेज में बात करें तो हमारा इंटरनेशनल लिक्विडिटी अकाउंट में कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ईदर ऑन द क्रेडिट साइड और ऑन द डेबिट साइड। क्लियर। लेकिन अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट सेटलमेंट की बात करेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सेटलमेंट क्या है, जब हमारी इंटरनेशनल लिक्विडिटी अकाउंट में क्या आएगी, कोई वैल्यू आएगी यहाँ पे या यहाँ पे, चाहे मैं क्रेडिट साइड में कोई वैल्यू इंसर्ट कर रही हूँ चाहे डेबिट साइड में। तो आप लोगों को समझ आया कि बीओपी सेटलमेंट क्या है, बीओपी एडजस्टमेंट क्या होता है। अब इन डेफिनेशंस को रीड आउट करिए। देखिए नंबर 1 हम उल्टा पढ़ेंगे थोड़ा। नंबर 1 इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट मैंने क्या बताया, जब क्या होगा, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में क्या हो जाएगा, एक बैलेंस आ जाएगा, लेकिन वो बैलेंस किसकी वजह से आना चाहिए, बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन। अब ये ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन क्या है, जब आपका इंटरनेशनल लिक्विडिटी अकाउंट में हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोई भी एंट्री नहीं होगी। जब इंटरनेशनल लिक्विडिटी अकाउंट में जो हमारा लास्ट वाला कॉलम बन रहा था वहां पे, अगर वहां पे हमारी कोई एंट्री नहीं होगी तब हम क्या बोलेंगे, अगर उस तरीके से आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में बैलेंस आता है तो जो अकाउंटिंग बैलेंस उस तरीके से आएगा उसको आप क्या बोलते हो इकोनॉमिक्स में, दैट इज नोन एज बीओपी एडजस्टमेंट।
अगर आप इंटरनेशनल लिक्विडिटी अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट एंट्री डालेंगे, उस डेबिट या क्रेडिट एंट्री को हम लोग क्या कहते हैं, दोज एंट्रीज आर नोन एज अकोमोडेटिंग और बिलो द लाइन ट्रांजैक्शन। तो याद रखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट की बात की जाए तो आपकी बिलो द लाइन ट्रांजैक्शन या अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन या हम कहें इंटरनेशनल लिक्विडिटी अकाउंट के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे विदाउट द हेल्प ऑफ अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन हमने लिखा। तो आई होप अब आपको क्लियर हो। जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा इंटरनेशनल लिक्विडिटी अकाउंट में क्या है, कोई क्रेडिट एंट्री है या कोई डेबिट एंट्री होगी, उसकी वजह से आपका फाइनली बैलेंस आ रहा है। अगर आप इंटरनेशनल लिक्विडिटी अकाउंट के अंदर वो एंट्री नहीं डालेंगे एट दैट टाइम, जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट वहां पे हमारा उस अकाउंट में हमें बैलेंस नहीं दिखा रहा। तो बीओपी बैलेंस अटेन करने के लिए उस समय हम क्या कर रहे हैं, हम अपना इंटरनेशनल लिक्विडिटी अकाउंट के अंदर क्या कर रहे हैं, इधर क्रेडिट एंट्री इंसर्ट कर रहे हैं और डेबिट एंट्री इंसर्ट करें। क्लियर। अब हम बात करेंगे अकोमोडेटिंग और बिलो द लाइन ट्रांजैक्शन की। यहाँ पे जो हमने इंटरनेशनल लिक्विडिटी अकाउंट के अंदर क्या किया, एंट्री की, चाहे क्रेडिट साइड हो चाहे डेबिट साइड हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं, दोज एंट्रीज आर नोन एज अकोमोडेटिंग और बिलो द लाइन ट्रांजैक्शन। आप देखिए, अगर आप लोगों ने टेबल देखा हो, ठीक है, एक बार टेबल दिखा देती हूँ वापस। यहाँ पे जब मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया था, जब मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया था, हमारी क्या वैल्यू थी यहाँ पे 630 और यहाँ पे 400, और एट दैट टाइम जब हमें 3500 लाना था बीओपी बैलेंस में, तो हमने क्या किया था, हमारी डेबिट साइड में इंटरनेशनल लिक्विडिटी अकाउंट में हमारी डेबिट साइड में एक एंट्री थी, कितने की, 150 की। जो ये एंट्री है, चाहे यहाँ पे होती चाहे यहाँ पे होती, क्रेडिट साइड में या डेबिट साइड में एंट्री हो इन द इंटरनेशनल लिक्विडिटी अकाउंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस एंट्री इज नोन एज अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ। और मैं आप लोगों को साथ में ही बता दूं, जो हमारी इससे ऊपर की एंट्रीज है, मतलब यहां से, जो हमारी यहां से, चाहे गुड्स अकाउंट हो चाहे सर्विसेज हो, चाहे आपका यूनिलेटरल ट्रांसफर पेमेंट वाला अकाउंट हो, चाहे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल हो चाहे शॉर्ट टर्म, जो यहां तक एंट्रीज हो रही है ना, ये जो एंट्रीज है इन अकाउंट्स के ऊपर, ये हमारी क्या बनेगी, ये हमारी अबव द लाइन ट्रांजैक्शन होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। तो अब आप लोगों को कोई पूछे ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन क्या है, तो ये वाली, ये जो सारी एंट्रीज है, आप इनको क्या कहोगे, दीज आर नोन एज ऑटोनॉमस और अबव द लाइन ट्रांजैक्शन। और जो ये वाली एंट्री है लास्ट वाली, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज बिलो द लाइन ट्रांजैक्शन। क्लियर। तो अब आप लोगों को, अगर आप लोगों से कोई पूछे बीओपी एडजस्टमेंट क्या होता है, वो आपको पता चल गया। फिर हमने बीओपी सेटलमेंट भी पढ़ लिया, अकोमोडेटिंग मैंने अभी आपको बताया और ऑटोनॉमस भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो एक बार आप लोग अकोमोडेटिंग को वापस पढ़ें। Accommodating or below the line transaction are those that are done due to balance of payment situation in the country. For example, if a country is forced to sell gold in order to clear its balance of payment deficit, it is said to be accommodating transaction. जैसे अब हमने फिक्स एक्सचेंज रेट में पढ़ा था, तो वहां पे हम लोग क्या बोल रहे थे कि जो भी एडजस्टमेंट होगी बैलेंस ऑफ पेमेंट की, वो किस तरीके से होगी, गोल्ड के इनफ्लो या गोल्ड के आउटफ्लो की वजह से। मतलब अगर आपका गोल्ड इनफ्लो हो रहा है वहां से, ठीक है, गोल्ड आपकी कंट्री में अगर आ रहा है या बाहर जा रहा है, इनफ्लो कब होता था, आप लोग मुझे कोई बता सकता है? एट दैट टाइम जब हम लोगों ने क्या किया था, जब हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पढ़ा था, तो वहां पे अगर मैं गोल्ड इनफ्लो की बात करूं, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था गोल्ड इनफ्लो में, ठीक है, एक जैसे याद करो, होम कंट्री और फॉरेन कंट्री का केस, होम कंट्री में डेफिसिट आ गया था, तो होम कंट्री में जब आपका डेफिसिट आया था अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जहां पे एडजस्टमेंट मैकेनिज्म हमने पढ़ा था, तो होम कंट्री में जब डेफिसिट था, हम क्या बोल रहे थे, इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स, यही कह रहे थे। बिकॉज इंपोर्ट ज्यादा है, तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या हो रहा था, गोल्ड आउटफ्लो हो रहा था फ्रॉम द होम कंट्री जहां पे डेफिसिट था। तो याद रखना, जहां पे डेफिसिट होता है वहां पे क्या होने वाला है, वहां पे गोल्ड आउटफ्लो होगा, और जहां पे सरप्लस था, दैट इज फॉरेन कंट्री में सरप्लस देखा था, तो सरप्लस कंट्री में क्या हो रहा था, गोल्ड इनफ्लो हो रहा था।
यही हो रहा था, ये मैंने आप लोगों को वहां पे भी बताया था, और यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि हम गोल्ड आउटफ्लो और गोल्ड इनफ्लो की क्या बात कर रहे हैं। क्लियर यहाँ तक, कोई इशू? अब दो डेफिनेशंस और हैं, जल्दी से उनको पढ़ेंगे और फिर आज का टॉपिक जल्दी हो जाएगा। देखिए, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता क्या है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जब हम लोगों ने एक्सचेंज रेट पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि आज का जो प्रेजेंट एक्सचेंज रेट है वहां पे हम लोग क्या बात करते हैं कि आपका एक्सचेंज किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में हम इसी की बात करते हैं, जब आपका एक्सचेंज रेट किस पे डिपेंड करेगा? व्हेन the exchange rate depends upon the market forces of demand and supply, it is known as flexible exchange rate। उसको क्या कहेंगे हम? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। और एक और चीज याद रखना, जब आपके दिमाग में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आएगा, इसका दूसरा नाम भी याद रखना, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इट इज नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। क्लियर? अब दूसरा होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का क्या मतलब होता है? यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं? इसका पहले दूसरा नाम याद रखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज पेग्ड एक्सचेंज रेट। हम इसको क्या कहते हैं? पेग्ड एक्सचेंज रेट। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक्सचेंज रेट को लिंक किया जाता है किसी और फॉरेन करेंसी के साथ। टिपिकली वो जो करेंसी होती है वो क्या होती है? स्ट्रॉन्ग करेंसी होती है, स्टेबल करेंसी होती है। तो यहाँ पे जब भी आप फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट है, इस करेंसी को कौन देखता है? यहाँ पे मार्केट फोर्सेस नहीं होती, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट किसी कंट्री की करेंसी के साथ, जो करेंसी स्टेबल होती है उसके साथ क्या करती है? स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग करेंसी के साथ आपकी करेंसी को पैक कर देती है, ताकि ज्यादा फ्लक्चुएशंस मार्केट में ना आए। जब उनको लगेगा सेल करने की जरूरत है फॉरेन करेंसी को, तो यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, सेल करती है। जब गवर्नमेंट को लगेगा वो करेंसी क्या है, उस करेंसी की मार्केट में बहुत ज्यादा सप्लाई हो रही है, फॉरेन करेंसी की बात हो रही है, जैसे डॉलर अगर इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे अगर फिक्स एक्सचेंज रेट की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, और गवर्नमेंट इंटरवीन करके क्या करेगी? वो करेंसी खरीदना स्टार्ट कर जाएगी, बाई करना स्टार्ट कर जाएगी। लाइकवाइज अगर गवर्नमेंट को लगे यहाँ पे क्या है, सप्लाई कम है मार्केट के अंदर, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट अपने रिजर्व से क्या करेगी? कुछ करेंसी को सेल आउट करेगी मार्केट के अंदर, ताकि एक इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस बना रहे जैसा गवर्नमेंट चाहती है। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है? इनके ऑल्टरनेट नाम भी आपको पता चल गए। देखिए, अब हम बात करेंगे आज के टॉपिक पे, दैट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अब देखिए, जो हम लोगों ने फॉरेन एक्सचेंज रेट की डायग्राम बनाई थी, उसी डायग्राम को हम यहाँ पे भी बनाएंगे। एक्स एक्सिस में हमने लिखा क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और वाई एक्सिस पे वी हैव फॉरेन एक्सचेंज रेट। जब हमने बोला फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, तो दिमाग में क्या आएगा? दिमाग में आएगा मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। पहली बात क्लियर? तो यहाँ पे डिमांड कर्व आएगी, एक आएगी सप्लाई कर्व। तो हम लोगों ने क्या किया? हमने बोला वी हैव, दिस इज द डिमांड कर्व और दिस इज द सप्लाई कर्व। अब ये डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी हो क्यों रही है? इसके रीजंस क्या हैं? ये मैंने आप लोगों को पहले की क्लासेस में भी बताया हुआ है। अब आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। और हम एज्यूम कर रहे हैं समहाउ क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई इकोनॉमी में फॉरेन करेंसी की। लेट्स से डिमांड ऑफ द फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस इन द इकोनॉमी।
ठीक है, डॉलर की डिमांड हमारी इकोनॉमी में अगर इंक्रीज कर गई, अब डिमांड कब इंक्रीज करती है, क्या हो सकता है, हमें स्पेंडिंग के लिए पैसा चाहिए तभी डिमांड इंक्रीज करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर क्या हो गया, राइजिंग इंपोर्ट्स हो गए, आप लोग क्या कर रहे हो, कंट्री के अंदर ज्यादा इंपोर्ट करना स्टार्ट करके, उस समय भी क्या होगा, हमें पेमेंट करने के लिए पैसा चाहिए। नंबर 2, हमारी कंट्री के अंदर क्या हो गया, क्रॉप फेलियर हो गया, जब क्रॉप फेलियर होगा कंट्री के अंदर, उस समय भी हमें क्या चाहिए, वी नीड मनी। ड्रॉट हो सकता है हमारी इकोनॉमी में, राइजिंग डिमांड फॉर फॉरेन टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट हो सकता है, वॉर हो सकती है कोई, या कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, एट दैट टाइम हमें क्या होगा, हमें डिमांड, हम क्या करेंगे, हमारी इकोनॉमी में फॉरेन करेंसी के लिए डिमांड ज्यादा होगी, क्योंकि अब जो भी प्रोडक्ट आने वाला है वो कहाँ से आएगा, वो बाहर से आ रहा है। ठीक है, आप कोई भी रीजन दे सकते हो जो आपके दिमाग में आ रहा हो। जब डिमांड ज्यादा होगी, इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें ज्यादा पेमेंट्स करनी पड़ेगी। जब पेमेंट बढ़ती है, पेमेंट व्हेन पेमेंट इज ग्रेटर देन योर रिसीट, तब आप मुझे बताइए क्या होता है, डेफिसिट होता है, सरप्लस होता है, या इकोनॉमी में बीओपी इक्विलिब्रियम में होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट यहाँ क्या होगा, यहाँ पे डेफिसिट होगा, यहाँ पे क्या होगा, बीओपी डेफिसिट। तो हमने क्या बोला, बीओपी डेफिसिट है। और जब हमने बोला व्हेन पेमेंट इज इक्वल टू रिसीट, तब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, तब मैंने आपको बताया था एट दैट टाइम जब पेमेंट और रिसीट्स बराबर होती है तब इकोनॉमी में क्या होता है, तब इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन जैसे ही पेमेंट और रिसीट्स क्या हो जाती है, बराबर नहीं रहती, तब हमारी इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, तब हमारी इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। और जब भी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट की बात करते हैं, हम इसी डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने की बात करते हैं। ठीक है, अब आपको करेक्ट क्या करना है, यू हैव टू करेक्ट द बीओपी डिसइक्विलिब्रियम। और जब बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम आप करेक्ट करेंगे विदाउट द यूज ऑफ अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, देन दैट इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने बताया कि पेमेंट, जब यहाँ पे पेमेंट इज ग्रेटर देन योर रिसीट, तो क्या हुआ, डेफिसिट हुआ। डेफिसिट क्या है हुआ, डेफिसिट इज अ फॉर्म ऑफ बीओपी डिसइक्विलिब्रियम। तो यहां तक समझ आया, हमें करेक्ट करना है किसको, बीओपी डिसइक्विलिब्रियम को। और हमने बता दिया कि हमारे केस में डेफिसिट हो रहा है, और डेफिसिट इज अ काइंड ऑफ बीओपी डिसइक्विलिब्रियम। अब आप लोगों को समझ आया कि मैंने डेफिसिट का केस क्यों लिया, आप सरप्लस का भी ले सकते हैं। क्लियर यहां तक। अब ये जो डेफिसिट हुआ इकोनॉमी में, यहाँ पे अगर हम, क्योंकि हमारा क्या था, हमारे पास एक डिमांड कर्व थी और एक हमारे पास सप्लाई कर्व थी। जब हम इस डेफिसिट को दिखाएंगे, अब इस डेफिसिट को 3 तरीकों से दिखाया जाता है। नंबर 1, जब हम क्या बोल रहे हैं कि हमारी जो डिमांड कर्व, डिमांड बढ़ रही है, डिमांड कर्व आपकी फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, इस तरीके से भी डेफिसिट को दिखाया जाता है इकोनॉमी में। नंबर 2, हमारी जो सप्लाई कर्व है, अगर वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाए तब भी डेफिसिट हो सकता है, क्योंकि सप्लाई तब भी कम है डिमांड से। सप्लाई, हमारे पास पैसा कम है लेकिन हम पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं, बात तो वही हुई इनडायरेक्ट वे में अगर हम देखें। तो या क्या हो सकता है, सप्लाई कर्व आपकी बैकवर्ड शिफ्ट हो जाए थोड़ा सा, और डिमांड कर्व आगे शिफ्ट हो जाए। जैसे अगर मैं अपनी सप्लाई इधर शिफ्ट कर देती और डिमांड क्या कर देती, डिमांड इधर शिफ्ट कर देती, तो क्या हुआ, या तो मेरी कहने का मतलब है, जब भी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट दिखा रहे हैं तो हम किस तरीके से दिखा सकते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व नंबर 1, नंबर 2 लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जहां पे डिमांड का क्या करेगी, आपकी राइटवर्ड शिफ्ट होगी, और सप्लाई कर्व क्या करेगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। तो अब आप लोगों को एग्जाम में कहीं कॉम्बिनेशन दिखाना हो, या एग्जामिनर क्या कर रहा है, एग्जामिनर ने आप लोगों को बोला कि बैलेंस ऑफ पेमेंट आप लोगों का डिसइक्विलिब्रियम है, लेकिन वहां पे उन्होंने क्या बोला, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो कंफ्यूज मत होना, डेफिसिट को आप लोगों को पता होना चाहिए हम किस तरीके से दिखा सकते हैं, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, अगर हमारा यहाँ पे मैं डेफिसिट की बात नहीं करती, मैं यहाँ पे क्या बोलती कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है, इकोनॉमी में सरप्लस सिचुएशन क्रिएट हो रही है। जैसा ही हमने बोला इकोनॉमी में सरप्लस सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो आप लोगों के दिमाग में क्या आएगा, ये तो डेफिसिट का पॉइंट था। अगर सरप्लस होता
तो सरप्लस में इसी को उल्टा कर लीजिए। सरप्लस में हमारे पास क्या होता है, रिसीट ज्यादा है, इसका मतलब हमारे पास सप्लाई ज्यादा है। जो चीज सप्लाई अगर ज्यादा है तो सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट हो सकती है। तो सरप्लस के टाइम सप्लाई क्या होगी, राइटवर्ड शिफ्ट। किसमें, सप्लाई में। नंबर 2, जब हम डिमांड की बात कर रहे हैं सरप्लस में क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा डिमांड में, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो अब आप लोगों को सरप्लस हो या डेफिसिट हो, अब आपको दिखाना आ गया कि किस तरीके से दिखाएंगे हम। क्लियर यहां तक? यहाँ पे हम लोग 3 केसेस के साथ में समझते हैं, आप लोग कोई भी डायग्राम एग्जाम में यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला कि हमारा जो डेफिसिट आ रहा है वो फर्स्ट केस पे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, सिर्फ किसकी वजह से आ रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या था, एक्स एक्सिस पे वी हैव क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, वाई एक्सिस पे वी हैव फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये हमारी डिमांड कर्व है और ये हमारी सप्लाई कर्व है। और इनिशियली जो रेट ऑफ, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो क्या है, वो है हमारा आर नॉट। समहाउ हमने क्या बोला, हमारी डिमांड कर्व क्या होगी, राइटवर्ड शिफ्ट होगी। तो हमने बोला दिस इज द डिमांड कर्व। नाउ डी से हम कहाँ शिफ्ट हो गए, D1 पे शिफ्ट हो गए। पहले हमारी डिमांड कितनी थी, 1 पॉइंट पे, अब हमारी डिमांड कितनी है, 2 पॉइंट पे। और यहाँ पे हमारा क्या शो हो रहा है, यहाँ पे हमारा शो हो रहा है डेफिसिट इन द इकोनॉमी। अब अगर आपकी इस तरीके की सिचुएशन होती है, एट दैट टाइम इक्विलिब्रियम में जाने के लिए यहाँ पे क्या होगा, हम 2 से कहाँ मूव करेंगे, 3 पे। जब आप 2 से 3 पे मूव किए तो अगर आप ध्यान से एनालाइज करेंगे तो अब हमारा एक्सचेंज रेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जब हमारा एक्सचेंज रेट इंक्रीज होता है तब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है एक लेक्चर के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल पहले क्या था, $1 70 रुपीज का था एट आर नॉट। अब क्या हो गया, ज्यादा हो गया एक्सचेंज रेट, इसका मतलब $1 आप कितने का हो गया, लेट से 80 रुपीज का हो गया। जब आपका 70 to 80 रुपीज का हो गया, इसका मतलब क्या है, आप ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं टू परचेज 1 यूनिट ऑफ डॉलर। जब आप ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं टू परचेज 1 यूनिट ऑफ डॉलर, इसका मतलब क्या है, आपका जो इंडियन रुपी है उसकी वैल्यू कम होगी, उसकी वैल्यू फॉल हुई। और ये वैल्यू फॉल किससे हो रही है, बिकॉज ऑफ मार्केट फोर्सेस। क्या गवर्नमेंट ने ये वैल्यू कम की, नहीं, ये वैल्यू कम क्यों हुई, बिकॉज ऑफ मार्केट फोर्सेस। तो हम इसको क्या कहते हैं, इट इज नोन एज करेंसी डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसको हमने क्या बोला, एक तो एक्सचेंज रेट राइज हमें दिखाई दिया यहाँ पे, नंबर 1। और इसको हम लोगों ने यहाँ पे अगर होम करेंसी के हिसाब से देखें तो हम लोग क्या कहेंगे, होम करेंसी डेप्रिसिएशन। अब आप लोग मुझे बताइए इस चीज को मैं डिवैल्यूएशन कब बोल सकती हूँ, कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइए कि इसको हम डिवैल्यूएशन कब बोलेंगे। ये भी मैंने आप लोगों को एक लेक्चर के अंदर बताया हुआ है। ठीक है, और अगर मैं फॉरेन करेंसी की बात करूं तो यहाँ पे फॉरेन करेंसी की वैल्यू क्या हुई, फॉरेन करेंसी की वैल्यू इंक्रीज कर गई। तो हमने यहाँ क्या बोला, या तो होम करेंसी डेप्रिसिएट हो गई, या हम बोल सकते हैं फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट हो गई, या एक्सचेंज रेट राइज हुआ। तो तीनों चीजें सही हैं। क्लियर? अब हम सेकेंड केस करेंगे जहां पे हम लोग क्या कहेंगे, हमारी जो सप्लाई कर्व है वहां पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ। आप लोग जितनी भी डायग्राम बनाएंगे तो उसमें वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है तो प्लीज वहां पे लिखना। ठीक है, सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी, इसका मतलब अब हमारी सप्लाई कर्व समहाउ इधर हो गई। और मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं, जब आप कर्व्स बनाते हैं, क्योंकि आपके पास तो स्केल एंड पेंसिल होगी, तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को पैरेलल बनानी है। और एक और प्रो टिप मैं आप लोगों को एग्जाम के लिए भी दे दूं,
एग्जाम में या आप जब रफ में भी बना रहे हैं, ट्राई करिए पेन से बनाइए और ट्राई करिए स्केल को बार बार यूज ना करिए, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप हर चीज के लिए स्केल यूज कर रहे हैं, हर चीज के लिए पेंसिल यूज कर रहे हैं। पेंसिल इरेजर का टाइम नहीं है। तो डायग्राम्स को जितना भी आप प्रिपेयर करेंगे यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम के लिए, तो प्लीज इस तरीके से प्रिपेयर करिए कि आपका हाथ एकदम ऐसा चले कि आपको बार बार मिटाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। ठीक है। तो हमने बोला पहले हम कहाँ पे थे, इनिशियली हमारा इकोनॉमी में आर नॉट एक्सचेंज रेट था यहाँ पे एट 0.1, लेकिन जब सप्लाई कम हो गई तो उसके बाद हम कहाँ आ गए, हम इस पॉइंट पे आ गए और यहाँ पे हमारा क्या दिख रहा है, इट इज अगेन डेफिसिट इन द इकोनॉमी। ठीक है, रीजन अलग है, डेफिसिट क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ फॉल इन द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन द इकोनॉमी, लेकिन स्टिल सिचुएशन किसकी है, डेफिसिट की। जब यहाँ पे हम डेफिसिट में है तो इस समय इस डेफिसिट को कम करने के लिए क्या होगा, हम वापिस से क्या करेंगे, वापिस से हम शिफ्ट कर जाएंगे इस पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे। जब हम 3 पॉइंट पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे वापिस से क्या हो जाएगा, होम करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी, फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट हो जाएगी एंड एक्सचेंज रेट राइज करेगा। तो यहां पे मैं लिख दूं आप लोगों के लिए, होम करेंसी डेप्रिशिएट और फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट और फॉरेन एक्सचेंज रेट राइज, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। क्लियर। अब हम तीसरा पॉइंट, अब केस 3 ध्यान से देखना ये प्लीज। तो देखिए केस 3 में हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे जो हमारी डिमांड कर्व है वो क्या हो रही है, राइटवर्ड शिफ्ट। हमारी सप्लाई कर्व कहां पे जा रही है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। मतलब दोनों चीजें एक ही टाइम पे हो रही है। डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट मतलब डी, पहले हमारी डिमांड कर्व डी थी और जब सप्लाई कर्व एस थी, एट दैट टाइम जो रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट एग्जिस्ट कर रहा था मार्केट में वो कितना था, आर नॉट। लेकिन डिमांड कर्व हमने क्या बोला, राइटवर्ड शिफ्ट होगी D1 से डी से D1 पे। जब डी से D1 पे शिफ्ट हुई उस समय भी क्या आया, डेफिसिट आया। मैंने आपको अभी थोड़ी देर में बताया पहले। फिर जब दूसरा हमने क्या बोला, सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट, जब हमारी सप्लाई कर्व यहां शिफ्ट हुई तब भी हमने क्या देखा, डेफिसिट आया। तो दोनों कंडीशंस डेफिसिट वाली हो रही है तो अल्टीमेटली डेफिसिट आएगा। तो देखिए यहाँ पे जब हमारी डिमांड कर्व, पहले क्या था, जब हमारी सिर्फ डिमांड कर्व शिफ्ट हुई थी तब हमने क्या देखा था, तब हमने देखा था हमारा जो क्या था, फॉरेन एक्सचेंज रेट वो कितना था, R1 पे। जब हमारा सिर्फ सप्लाई कर्व शिफ्ट हो रही थी, मतलब रेड कलर वाली डिमांड कर्व है डी और सप्लाई कर्व क्या थी, S1, उस समय हमारा कितना था, एट दैट टाइम यहाँ पे इंटरसेक्शन है तब भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या था, R1। देखिए चेंज हो सकता है, मेरा यहाँ पे आया पॉइंट, हो सकता है आपका नीचे आता ऊपर आता, इट डज नॉट मैटर। लेकिन अब आप लोग अगर ध्यान से देखें, अब हमारी न्यू डिमांड कर्व एंड न्यू सप्लाई कर्व कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, इट इंटरसेक्ट हेयर। तो यहाँ पे आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो बहुत तेजी से बढ़ा। ठीक है, इनिशियली अगर आप लोगों ने अलग अलग इंडिविजुअल केसेस देखे थे तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट था वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा था, लेकिन जब यहाँ पे डिमांड की फोर्सेस और सप्लाई की फोर्सेस इस तरीके से एक्ट कर रही हैं कि दोनों साइड से वो डेफिसिट को क्रिएट कर रही है तो फॉरेन एक्सचेंज रेट भी ज्यादा बढ़ेगा। तो हमने यहाँ पे भी देखा क्या हमारा हुआ, मार्केट के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ा। क्लियर। और दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, होम करेंसी क्या हुई, डिप्रिशिएट हुई। होम करेंसी डिप्रिशिएट का क्या मतलब है, वैल्यू ऑफ द होम करेंसी क्या हुई, फॉल कर गई। और ये जो वैल्यू फॉल हो रही है ये किसकी वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन अगर यहाँ पे मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ना होके क्या होता, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस से क्या होता, यहाँ पे करेंसी की वैल्यू फॉल करती, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको डिवैल्यूएशन कहते हैं रादर देन डेप्रिसिएशन। क्लियर। और तीसरा हम लोगों ने क्या देखा, हमने देखा फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को।
तो ये तो हमारा था डेफिसिट का केस। और आपने अगर ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जहां पे आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जहां पे आपकी डिमांड एंड सप्लाई कर्व क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, उसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। और एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, हमारा पेमेंट और रिसीट्स हमेशा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। लेकिन जब हमारा डिसइक्विलिब्रियम आता है तो हमारा क्या होता है, पेमेंट और रिसीट्स बराबर नहीं होती। पेमेंट कई बार ज्यादा होती है रिसीट से और कई बार कम होती है। जब हमारी पेमेंट ज्यादा होती है रिसीट से, हम उसको क्या कहते हैं, डेफिसिट कहते हैं। और हम लोग जब डेफिसिट में थे, हम कहाँ पे आ रहे हैं, हम कभी यहाँ पे आ रहे हैं, हम कभी यहाँ पे आ रहे थे। तो उस समय क्या हो, हम कहाँ पे आ रहे थे, हम यहाँ पे आ रहे थे। ठीक है, मैं न्यू कर्व से आपको समझाती हूँ। जब डिसइक्विलिब्रियम आ रहा था, और हमारा डिसइक्विलिब्रियम कैसे हो रहा था, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द डिमांड और डेफिसिट था। ठीक है, डिमांड कब बढ़ गई, आप पहले यहां पे थे, अब हमारा डेफिसिट आ गया, मतलब हम लोग क्या हुए, हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से शिफ्ट हो गए। जब आप इक्विलिब्रियम पोजीशन से शिफ्ट हो गए तो हम कहां पे आ गए, हमने बोला वी आर इन द पोजीशन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, टू इज द डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट। बट अल्टीमेटली बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट में हम लोग क्या चाहते हैं, हम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे चाहते हैं। जब हम बोलते हैं कि हम इक्विलिब्रियम पोजीशन में आना चाहते हैं, तो एट दैट टाइम हमारा मतलब क्या है कि पेमेंट और रिसीट्स वापस से बराबर हो जाए। जब हमने बोला डेफिसिट में है, डेफिसिट में मतलब इंपोर्ट ज्यादा है, आप इसको इस तरीके से समझिए, इंपोर्ट ज्यादा है, लेकिन हम चाहते हैं पेमेंट और रिसीट्स बराबर हो जाए। मतलब हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, नाउ पेमेंट कम हो जाए, रिसीट ज्यादा हो जाए। पेमेंट कब कम होगी, अब आप लोग मुझे बताइए, पेमेंट कब कम होगी, जब हमारा इंपोर्ट फॉल कर जाए या एक्सपोर्ट क्या कर जाए, राइज कर जाए। तो अगर हमारे यहाँ पे करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, तब क्या होगा, यहाँ पे डोमेस्टिक इकोनॉमी में प्राइस ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कम हो जाएगा तो यहाँ से फॉरेनर्स क्या करेंगे, यहाँ का प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करेंगे, तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2, फॉरेनर्स क्या, हमारे यहाँ पे हमारे पास पैसा नहीं है और हमें जो बाहर का मटेरियल है वो यहाँ पे महंगा मिल रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले $1 कितने का था, 70 का। अब डेफिसिट आ गया, तो अब हमें इंपोर्ट कम करना है। इंपोर्ट कम करने के लिए अगर हम इस डॉलर को महंगा कर दे तो मार्केट फोर्सेस क्या करेंगे, यहाँ पे समहाउ इस तरीके का मैकेनिज्म एराइज होगा कि यहाँ पे जो ये डॉलर की वैल्यू है, दैट इज द एक्सचेंज रेट, वो बढ़ेगा। तो यहाँ से जब बढ़ेगा, हम वापिस से कहाँ पे आएंगे, जहां पे आपकी डिमांड एंड सप्लाई कर्व क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। और जब भी आपकी डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करती है, याद रखना हम उसको क्या कहते हैं, हम उस सिचुएशन को कहते हैं कि हम कहाँ पे हैं, हम इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए। और इक्विलिब्रियम पे हमेशा क्या होता है, पेमेंट और रिसीट्स क्या होती हैं, आपकी बराबर होती है। क्लियर हुआ? तो अभी आप लोगों को मैंने क्या समझाया कि डेफिसिट सिचुएशन से हम लोग कैसे इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करेंगे, और जब भी हम इक्विलिब्रियम पे होंगे, याद रखना पेमेंट और रिसीट्स बराबर होंगी। और आप लोगों के लिए मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट always balances, but it may or may not be in the equilibrium. इसका मतलब क्या है, जब हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बनाया था, गुड्स अकाउंट, सर्विसेज अकाउंट, यूनिलेटरल ट्रांसफर पेमेंट, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट, शॉर्ट टर्म कैपिटल अकाउंट, इंटरनेशनल लिक्विडिटी अकाउंट, और यहाँ पे जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट लिख रहे थे और यहाँ पे हमारी क्रेडिट और डेबिट एंट्री थी, तो अल्टीमेटली यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम थी, 3500। तो यहाँ पे वैल्यूज हमेशा सेम होती है, और वैल्यू सेम होने को हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं बैलेंस है। लेकिन जब हमारा बैलेंस किसकी वजह से आता है, कई बार हमारा यहाँ पे इंटरनेशनल लिक्विडिटी अकाउंट में क्या होता है, कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं, और ये ट्रांजैक्शन हम क्यों लिखते हैं, बिकॉज समटाइम हमारे पास क्या होता है, पेमेंट्स और रिसीट्स
बराबर नहीं होती, लेकिन हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमेशा बैलेंस दिखाना है, अल्टीमेटली हमें सेम अमाउंट फिल करना है। तो इसको बराबर करने के लिए हम यहाँ पे वैल्यूज लिखते हैं, और याद रखना जब हम यहाँ पे वैल्यूज लिख रहे हैं, एट दैट टाइम पेमेंट इज नॉट इक्वल टू रिसीट। क्लियर? तो यहाँ पे हम इसी की बात कर रहे हैं, पेमेंट और रिसीट्स बराबर नहीं है, पेमेंट और रिसीट बराबर नहीं है, इसका मतलब हम डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन में है। तो अब हमारा डेफिसिट वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब आप सरप्लस का पार्ट खुद करेंगे। सरप्लस में क्या फर्क है, मैं आपको केसेस आपको रफ स्ट्रक्चर बना देती हूँ यहाँ पे। देखिए सरप्लस का मतलब क्या है, रिसीट्स आर ग्रेटर देन योर पेमेंट। जब रिसीट ज्यादा है, इसका मतलब आपका जो बीओपी डिसइक्विलिब्रियम आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, आपका सप्लाई कर्व शिफ्ट हो रही है राइटवर्ड। पहला केस जब आपका सप्लाई क्या होगी, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। दूसरा केस जब आपका क्या हो जाएगा, डिमांड क्या हो जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। नंबर 3, जब हम लोग क्या देखेंगे, जब हम देखेंगे हमारी डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी और सप्लाई क्या हो जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। और यहाँ पे जैसे हमने पहले केस में देखा, डेफिसिट में हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट था वो राइज हो रहा था, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या करेगा, फॉल करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। और मैं आप लोगों को वापस बोल रही हूँ, प्लीज आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स नहीं लिख रहे हैं, तो आप लोग जितना डायग्राम्स पे फोकस रखेंगे उतना आप लोगों के लिए बेटर होगा। क्योंकि काफी टाइम क्या होता है एग्जाम में, जब आपने भी एग्जाम पेपर देखे होंगे, तो वहां पे जैसे इन्वायरमेंट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो ट्राई टू अवॉइड दोज क्वेश्चंस। जहां पे आप लोगों को लगता है कि जनरल क्वेश्चन है, आप लोग उनको प्लीज अटेम्प्ट ना करिए, रादर देन दोज क्वेश्चन आप लोग डायग्राम में फोकस करिए। ठीक है, लेकिन ये है कि अगर आप लोगों को नहीं आता तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, वो एक लास्ट केस है और काफी टाइम वो होता है, लेकिन अभी के लिए डायग्राम पे प्लीज फोकस करिए। अब हम आज की क्लास अपनी यहीं पे खत्म करते हैं, बट आपके लिए कुछ होम असाइनमेंट है। आप लोगों को क्या करना है कि अभी तक जो भी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप लोग देखेंगे, आई होप आप लोगों के पास सबके पास PYQs होंगे। अगर नहीं भी है, यूपीएससी की साइट में जाकर डाउनलोड कर लें, तो वहां से क्वेश्चन चेक करिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आजकल जो हमने अभी तक टॉपिक पढ़े हैं, बीओपी एडजस्टमेंट जैसे हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रेट हो गया, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट हो गया, यहाँ से फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर हो गया। इन 3-4 टॉपिक्स में आपको जितने क्वेश्चन दिखते हैं आप लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि 1 या 2 क्लासेस के बाद मैं आप लोगों के साथ वो PYQs शेयर करूंगी। देखिए आप लोगों के साथ मैं तो शेयर कर रही हूँ PYQs, बट जब तक आप लोग खुद से अटेम्प्ट नहीं करने की कोशिश करेंगे आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस, और उसके बाद फिर जब हम लोग यहाँ पे क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, फिर आप लोग देखिए कि आपने क्या लिखा है, यहाँ पे क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर आप लोगों को लगता है यहाँ के जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कुछ बेटर पॉइंट्स हैं, तो प्लीज उनको भी आप लोग जहां पे भी आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, अपनी कॉपी बना रहे होंगे, तो वहां पे ऐड ऑन करिए। क्योंकि मैं आप लोगों को अभी भी बता दूं, जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिखे होते हैं, तो कभी ना कभी मैंने गूगल की हेल्प ली होगी, मैंने यहाँ पे बुक्स की हेल्प ली होगी, लेकिन आप लोग लिख रहे हैं एग्जाम में, तो आप लोग क्या करेंगे, आपको टॉपिक पढ़ा, अब आप उसके हिसाब से आंसर लिखेंगे, आप वहां पे बुक खोल के तो आंसर लिख नहीं सकते ना। तो प्लीज अपने बेसिस पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को वैल्यूएबल लगा हो। सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। योर सपोर्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।